नमस्कार, न्यूज पॉइंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो लॉकडाउन का सेकेंड फेज चल रहा है। सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द 3 मई तक का समय गुजरे और जिंदगी सामान्य हो जाए। जो अमीर हैं वो घरों में रामायण महाभारत और वेब सीरीज का लुत्फ उठाकर अपना समय बिता रहे हैं। वहीं गरीब जिंदगी से रोज जंग लड़ रहा है। उसे तो भोजन, पानी, दवा और सिर पर छत सबकी चिंता करनी है। हालांकि सरकार का दावा कुछ और है। सरकार कह रही है कि गरीबों की मदद के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वो अपने प्रयासों पर खुद की पीठ भी खूब थपथपा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ही ऐसा कर रही है, राज्य सरकारें भी इसमें पीछे नहीं हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या जेडीयू, शिवसेना, ऐसी तमाम पार्टियां यही बताने में लगी हुई हैं कि वे कैसे अपने नागरिकों की रक्षा में लगी हुई हैं। जो जहां सत्ता में है वहां अपनी तारीफ कर रहा है और जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो सरकार की खिंचाई कर रहा है। लेकिन क्या सचमुच आम जनता का भला ये राजनीतिक दल कर पा रहे हैं? क्या आम जनता के दायरे में केवल सुविधाभोगी लोग ही आते हैं या जो गरीब हैं उन्हें भी राजनेता इंसान मानते हैं? अगर इनकी दुर्दशा से सरकारें जरा भी विचलित होती तो अपनी तारीफ करने से पहले 2 बार सोचती। अच्छा शासक तो वही होता है जिसे गरीब जनता की तकलीफों की परवाह हो। लेकिन भारत में तो आलम यह है कि लॉकडाउन के कारण गरीबों की जान पर दोहरी मार पड़ रही है। अगर वे घर पर रहें तो भूख मार रही है और बाहर निकलें तो कोरोना मारे न मारे पुलिस प्रशासन की निर्दयता मार रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। वहीं की बात हम कर रहे हैं जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बंशी कुशवाहा नाम के किसान की बेरहमी से उस समय पिटाई की जब वो अपने खेत में बंधी हुई गाय को चारा और पानी दे करके लौट रहा था। इस कथित आरोप में 6 पुलिसकर्मी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन उस किसान की जान तो चली गई जो अब वापस नहीं आएगी और न ही ऐसी घटनाओं पर आगे रोक लगने की कोई उम्मीद है, क्योंकि गरीब की तकलीफ समझने की जिस संवेदनशीलता की जरूरत है वो हमारे प्रशासन तंत्र में लगभग खत्म होती नजर आ रही है। और खैर, दूसरी बात भी और करूंगा कि लॉकडाउन की एक दूसरी तस्वीर जो है वो भी भयावह और मानविक तस्वीर है। उनमें से एक है वो उस 12 साल की जमलो मरकाम की तस्वीर है जो अपने माँ बाप और गांव के कुछ लोगों के साथ रोजगार की तलाश में आज से 2 महीना पहले मिर्ची तोड़ने तेलंगाना के पेरूर गांव गई हुई थी। लॉकडाउन 2 लगने के बाद आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा मोदी जी ने की थी। उसके बाद 16 अप्रैल को तेलंगाना से वापस ये मासूम बच्ची 11 लोगों के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर के लिए पैदल ही रवाना हुई। करीब 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके प्रवासी मजदूरों का ये दल 18 अप्रैल को बीजापुर के मोदकपाल तक किसी तरह पहुंच ही पाया था। लेकिन घर से मात्र 14 किलोमीटर पहले ही बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को अस्पताल तो नसीब हुआ, लेकिन मौत के बाद उसका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया, यानी कि उसको कोरोना नहीं था। लेकिन शायद 3 दिन पैदल चलने के कारण डिहाइड्रेशन की वजह से उसने दम तोड़ दिया। अमलेंदु जी, एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा, फिर आपके कमेंट के लिए आऊंगा। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान, जो पहला लॉकडाउन था, उस दौरान कई प्रवासी, हम सबको पता है कि दिल्ली और एनसीआर से अपने अपने घरों के लिए निकले थे। उस समय दिल्ली से पैदल मध्य प्रदेश जाते हुए आगरा के पास ही रणवीर सिंह नाम के एक शख्स की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। रणवीर सिंह दिल्ली में एक डिलीवरी मैन के रूप में काम किया करते थे और अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। ऐसी और कई घटनाएं हैं जो सरकार की आपदा के वक्त की तैयारियों की कमी की पोल खोलती हैं। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे इन सब घटनाओं पे? देखिए, निश्चित तौर पे इन सब घटनाओं की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की बनती है, क्योंकि ये घोषणा जो थी वो मोदी जी ने की थी लॉकडाउन की, और अचानक घोषणा की थी। अगर ये घोषणा किस्तवार की जाती, किस्तों में की जाती और पूरी तैयारी के साथ की जाती तो इस तरीके की ना घटनाएं होती, ना अर्थव्यवस्था को इस तरीके का झटका लगता। लेकिन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हार्ड वर्क वाले हैं असल में, और हार्ड वर्क पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उनका हार्ड वर्क इसी तरीके की दुखद घटनाएं जो है वो पैदा किया करता है और सारी देश की जनता जो उसको भुगता करती है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो अचानक घोषणा की, भाई जब आपने 19 मार्च को देश राष्ट्र के नाम संबोधन किया और जनता कर्फ्यू की आपने आह्वान किया, आपको उसी समय भी कह देना चाहिए था। आपको तो मालूम था ना कि आपको लॉकडाउन करना है और लॉकडाउन की परिस्थितियां थी, ऐसा नहीं करना ही था, क्योंकि परिस्थितियां थी और अभी भी परिस्थितियां हैं लॉकडाउन के लिए। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां खत्म हो गई हैं, परिस्थितियां आज भी है लॉकडाउन की। लेकिन उस लॉकडाउन से बचाव के लिए क्या तैयारी की जानी थी? सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि जो भूख मारेगी उससे भी तो इंतजाम किए जाने थे।
असल में यहीं पे ये जो है जो चीज है वो देखने की है कि हमारा शासक जो है, जो हम पर शासन कर रहा है, वो कितना समझदार है और जनता से कितना जुड़ा हुआ है, और उसको कितनी ज्यादा जो है जनता की नब्ज की जो है वो पकड़ है। दूसरी चीज जो है कि जिस तरीके से अब पुलिस का जुल्म बढ़ा है इधर आकर के, उसमें दो कारण हैं। एक तो ये कि पुलिस के ऊपर भी दबाव और तनाव जो है वो बढ़ा है। देखिए इस चीज को भी आप देखिए, मोदी जी का आदेश है लॉकडाउन सख्ती से लागू करो। जब लॉकडाउन सख्ती से लागू करो तो वो जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। पुलिस जो है वो कई कई घंटे चेक करके अपनी ड्यूटी कर रही है। पुलिस के कर्मचारी जो है वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है दबाव है। और इस तरह की कई घटनाएं जो आई हैं, अब देखिए जो अब यहाँ पे जो संवेदनहीनता जो हो जाती है वो इस दबाव का कारण भी हो सकता है। हालांकि हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो ज्यादा ही संवेदनहीन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कुछ एक घटनाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है बिहार के अररिया का, जहाँ एक कृषि पदाधिकारी जो हैं उनसे अब उनके चौकीदार ने ही पास मांग लिया और उसको बुरी तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं। वो होमगार्ड के जवान हैं, वो चौकीदार भी नहीं है, वो होमगार्ड के जवान हैं अमलेंदु जी। जी होमगार्ड के जवान हैं। तो मतलब ये कि उनके साथ जो है ये इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक तो ये है। दूसरा जो अभी छत्तीसगढ़ की भी एक और घटना है कि दो मजदूरों की जो है वो मालगाड़ी से कट करके मौत हो गई है। ये छत्तीसगढ़ की ही आज की घटना भी मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। एक और खबर पड़ी कि एक ट्रक जो था, ट्रक चालक उसने रास्ते में प्रवासी को देखा जाते हुए, तो उसने कुछ लोगों को बैठा लिया और हमारे एक मीडिया के एक मित्र की उस पर नजर पड़ गई, तो उन्होंने पीछे से दौड़ा के गाड़ी उसके पकड़ी, उसको रुकवाया उसको और पुलिस को इन्फॉर्म किया। और वो कहता रहा कि भाई मैंने पैसे नहीं लिए, इन लोगों से पूछ लो। उन लोगों ने कहा भी कि हमको पैदल चलते हुए देख करके इसने बैठा दिया था, उस गाड़ी का चालान हो गया। और देखिए आप, लॉकडाउन के अंदर जो फर्स्ट फेज था उसमें उत्तर प्रदेश में 15,000 FIR हुई हैं, जिनमें 48,000 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमे कायम किए गए हैं। आप समझ लीजिए 15,000 FIR जो है वो दर्ज हुई हैं और 188 जो है उसके अंतर्गत ये कायम हुई है। और इसके खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश के ही रिटायर्ड DGP हैं विक्रम सिंह जी, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्होंने याचिका दायर की है और कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाना ऐसा अपराध नहीं है कि उसके विरुद्ध सेक्शन 188 IPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाए जी। और उनका कहना है कि अदालत इसका संज्ञान नहीं ले सकती है। सेक्शन 195 IPC के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है सेक्शन 2D CRPC भी कंप्लेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए किस तरीके से कानून की धज्जियां जो हैं वो सरकार और प्रशासन मिलकर के उड़ा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में जो है ये तैयारियां हो रही हैं और इस देश को जो है पुलिस स्टेट में बदलने की तैयारियां की जा रही है इस लॉकडाउन के बहाने। निश्चित तौर पे एक और घटना जो अभी 2-1 दिन पहले की है टांडा अंबेडकर नगर की। वहां एक लड़का जो था बिस्कुट लेने के लिए निकला और पुलिस ने उसको मारा। उसके पिता का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस वालों को पैर पड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा था वो बिस्कुट लेने के लिए निकला था और पुलिस ने उसको मारा है और उसकी मौत हो गई। पहले तो SSP साहब का बयान आया कि इसकी जांच होगी और अब पुलिस कह रही है कि आप जो गलत वीडियो वायरल ना करिए और इस पे जो है वो उसकी जांच जो है वो उसकी पुलिस की पिटाई से मृत्यु नहीं हुई है, FIR भी नहीं लिखी गई। अरे जांच तो बाद में हुई, पहले FIR तो लिखिए साहब, FIR नहीं लिखी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता हैं असद हयात, वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो केवल मेडिकल एक्सपर्ट की राय है और ये साक्ष्य नहीं है, क्योंकि साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी एकत्र किया जाता है जब कोई विवेचना होती है। चश्मदीद गवाह सामने आते हैं और चूंकि पिटाई का आरोप जो सीधे पुलिस के खिलाफ है तो इसलिए हो सकता है कि चश्मदीद गवाह डरे हुए हों, वो सामने नहीं आ रहे हों। लेकिन हमारी पुलिस जो है अंबेडकर नगर की, उसने जो है घोषणा कर दी कि जो है घटना जो है वो पुलिस की पिटाई से मौत की नहीं हुई है। फिर किससे हुई है, इसका भी तो जवाब आना चाहिए। इसी तरह की अभी थोड़े दिन पहले 4 या 5 दिन पहले एक खबर छपी थी लखीमपुर की, कि एक गरीब जो था 65 साल का रिक्शे वाला, वो शहर में आया रिक्शा चलाने के लिए, जो घर में उसके अनाज खत्म था और 6 दिन से घर में लोग भूखे थे। 65 साल का बुजुर्ग था और उस पर सवारियां बैठी हुई थी। पुलिस ने एक नहीं सुनी, सवारी को उतारा, उसकी पिटाई की और हवा निकालने लगे। नए रंग रूट थे और वो गिड़गिड़ाता रहा कि साहब मत निकालो हवा, हम घर कैसे जाएंगे, बच्चे घर में भूखे हैं, 6 दिन से घर में खाने का अनाज नहीं है। और उसकी जो थी वो आंसू बहाता रहा और पुलिस जो थी अपनी रॉ में मस्त रही। ये घटनाएं जो हैं ये कई तरीके की जो है वो सामने इस तरीके की आई हैं। मुझे लगता है कि पुलिस के लोगों को भी, ठीक है आपके ऊपर ड्यूटीगत तनाव है, ड्यूटीगत दबाव है, ये भी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है आपको मानवता भी जो इस समय दिखानी इतने 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 संवेदनहीन मत हो जाइए कि आप बिल्कुल ही मानवता खत्म कर दें। जी। और निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी जो है ये सब जो है इस सरकार की कड़ी धरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से माफी मांगी थी अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री को फिर देश के साथ माफी मांगनी चाहिए कि उनकी गलत नीति की वजह से, उनके गलत प्रबंधन की वजह से देश को जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था भी डूब रही है, नौकरियां जा रही हैं, और जितने कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा दूसरी बीमारियों से लोग जो हैं वो मर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमरेंद्र जी, सब बिल्कुल सामने आ रही है और प्रधानमंत्री उसमें निश्चित तौर से जो है माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको याद होगा, जैसा आपने बताया अभी, कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 1 के दौरान जो खत्म हुआ और उस दौरान उन्होंने जो दिक्कतें आई उसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन जो पीड़ित हैं वो ऐसा माफी का क्या करेंगे? ऐसी माफी अगर आप मांगेंगे और उसके अलावा वो पीड़ित ही रहेंगे तो फिर ऐसी माफी का क्या करेंगे वो? इससे ना उन्हें भोजन मिल रहा है, ना रोजगार, ना कोई रियायत। होम मिनिस्ट्री, आपको याद होगा कि होम मिनिस्ट्री ने 29 मार्च को एक आदेश जारी करके कहा था कि मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान 1 महीने तक छात्रों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं मांगेंगे। बावजूद इसके अनेक मकान मालिक जो हैं वो छात्रों और मजदूरों से पूरा किराया देने को कह रहे हैं और ऐसा न करने पर मकान से निकालने की धमकी तक दे रहे हैं। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। अदालत इस याचिका पर क्या फैसला सुनाती है अमलेंदु जी, और इस फैसले का कितना असर गरीबों पर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अमलेंदु जी, इस वक्त समाज इतना ज्यादा असंवेदनशील क्यों होता जा रहा है, जिस पे हम लोग बात कर ही रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इस पे आपकी टिप्पणी और चाहूंगा। देखिए, समाज हमारा संवेदनशील इसलिए होता जा रहा है कि चूंकि राजनीति जो है वो समाज पे हावी होती जा रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा और लोगों को बुरी लग सकती है बात, कि हमने पिछले लगभग 3 दशक में जिस तरीके की राजनीति तैयार की है और राजनीति में हमने जिस तरीके के लोगों को बढ़ावा दिया है, देखिए राजनीति जो है वो समाज पे भी प्रभाव डालती है। हमारी जिस तरीके के राजनेता समाज से ही निकल करके आते हैं, लेकिन राजनीति बहुत जो है वो समाज पर प्रभाव डालती है। और जिस तरीके की विभाजनकारी जो है राजनीति हो गई है और जिस तरीके से समाज को विभाजित करने की चीजें हो रही हैं, वो समाज पे गहरा असर डाल रही हैं। समाज उस तरीके से विभाजित हो रहा है, और जब समाज इस तरीके से विभाजित होता है तो आप किसी समाज के एक हिस्से के प्रति भी अगर आप जो है कटुता फैलाते हैं तो आप जो है अपने अंदर का इंसान जो है उसको मार रहे होते हैं। आप दूसरे के खिलाफ कटुता फैला रहे होते हैं, लेकिन वो आप अपने अंदर का इंसान जो है वो मार रहे होते हैं। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हमने जिस तरीके के पिछले दिनों वाकये देखे हैं, वो निश्चित तौर पे जो है इंसानियत के मरती हुई स्थिति है उसको दर्शाते हैं, इंसानियत की लाशों को जो है वो दर्शाते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम जो है इतने मगन हो गए हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और खासतौर से 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियां इस देश के अंदर लागू हुई, उदारीकरण जो लागू हुआ, उसके बाद जितना सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इतना ही अगर हम पूंजी के पीछे भागते रहे और इतना ही जो हम विकास जो हम चिल्लाते हैं उस विकास के पीछे भागते रहे, तो मनुष्य इसी तरीके से मनुष्यता को छोड़ता जाएगा। ये हमको सोचने वाली चीज है। और इसलिए कई देखिए घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हो रही है। मैं तो अभी देख रहा था कि जो ग्रेटर नोएडा के नए डीएम आए हैं नोएडा के, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के नीचे देखो कई स्टूडेंट्स वो रिप्लाई में लिख रहे थे, साहब हमारी यूनिवर्सिटी का जो है हमको दबाव डाल रही है कि आप पूरी फीस जमा करिए। और जबकि उससे पहले ही जो थे उन्हीं डीएम साहब ने आदेश जारी किया था कि जो फीस मांगेगा इस लॉकडाउन के पीरियड में उसको जेल भेज दिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आज तक जो है नोएडा में कितने जो इस तरीके के लोग फीस मांगने वाले कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन उस ट्वीट के नीचे जो है अगर डीएम साहब पढ़ते हो तो अभी भी देख लें उस ट्वीट के नीचे जो है कितने लोगों ने जो इस तरीके के कमेंट किए हुए हैं कि कोई कह रहा है मकान मालिक जो हमको धमकी दे रहा है। और आप देखिए हमारे जो कार्यक्रम है, हम मतलब ये किसी एक जगह की स्थिति नहीं है, ये सब जगह की स्थिति हो। जैसा आपने भी कहा ये सिर्फ पूरे देश की स्थिति, ये सिर्फ ऐसा नहीं केंद्र सरकार की स्थिति हो। राहुल गांधी भी रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अपनी सरकार से नहीं कहते हैं कि वो भी जो है वो ठीक से कायदे काम करें। आप देखिए हमारे यहाँ कितने लोगों ने राजस्थान से जो है टिप्पणियां की हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही है ना, बिल्कुल। कितने लोगों ने टिप्पणियां की हैं कि हम फंसे हुए हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है ये? असल में जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ढांचा बन गया है, उसमें चाहे कोई आ जाए वो जो है सबसे पहले मानवता को छोड़ के आता है, उसके बाद वो सत्ता में आता है। और हमें जो है आज आवश्यकता जो है अपने हुक्मरानों को इंसान बनाने की है, हुक्मरान बनाने की नहीं है। और ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, इस समाज की जिम्मेदारी है कि हम जिसको वोट देते हैं उससे हम ये अपेक्षा करें, उसको दबाव डालें कि तुमको इंसान बनना होगा।
और हमको भी इंसान बनना होगा, तभी ये स्थिति जो है काबू में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक आंकड़ा बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जो यूएनयू है, उसके एक रिसर्च के अनुसार महामारी और लॉकडाउन जो भारत में है उसमें भारत की माली हालत और खराब होगी, उनका ये एक अनुमान है। और यहाँ लगभग मतलब भारत में लगभग 91.5 करोड़ गरीबों की संख्या हो जाएगी, जो कुल आबादी का 68% हिस्सा होगा। अमलेंदु जी, इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि भारत में फिलहाल करीब 81 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये देश की कुल आबादी का 60% हिस्सा है। आपको ये बता दूं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो यूएनयू है उसका ये आंकड़ा है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 32 करोड़ लोग ही रहते हैं। खैर, देश में बढ़ती हुई गरीबी अपने आप और कितने तरह की समस्याएं लेकर के आती है, तकलीफ लेकर के आएगी, इस बारे में सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और हर कदम तात्कालिक लाभ या वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि यह सोचकर उठाना होगा कि देश में खुशहाली केवल 2% अमीरों की बढ़ती संपत्ति से नहीं आएगी। जो 2% जो है अदानी अंबानी टाइप के जो लोग हैं, टाटा बिरला टाइप के जो लोग हैं, उनसे उनकी संपत्ति अगर बढ़ जाएगी तभी नहीं आएगी, बल्कि तब आएगी वो खुशी जब अधिक से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से निकाला जाएगा। जब किसी जमलो मरकाम या बंशी कुशवाहा या रणवीर सिंह या ऐसे तमाम गरीबों की बात जो हम लोग अभी कर रहे थे, उनको अगर अकाल मौत न मरना पड़े तभी ये खुशहाली आएगी। तभी मानिए कि देश में वाकई सब कुछ चंगा सी, जो मोदी जी कह के आए थे अमेरिका से, वो वाकई में सब कुछ चंगा सी होगा। वरना जो स्थिति अभी हमारी आज की है, ये स्थिति और भयावह होने वाली है। इसलिए हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है दोस्तों, और आपको, हमको, हम सबको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की जरूरत है। अमलेंदु जी, आपने चर्चा में वक्त निकाला, इसके लिए इसमें भाग लिया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।